नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है मंथन। कोविड प्रोटोकॉल के चलते 124 सदस्य मौजूद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंचकुला कार्यालय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू और रेल मंत्री संदीप सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़ गए। गुरुग्राम में जुम्मा के नमाज प्राकरण को लेकर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा है कि कानून और संविधान में सबको इज्जत है और वे अपनी इबादत करें। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि कुछ लोग प्रदेश में आपसी सौहार्द को खराब कर माहौल बिगाड़ने की यहां पर नापाक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम सरासर जबरदस्ती है। एक वर्ग को दबाने का काम किया जा रहा है। 1 घंटे की नमाज का विरोध करना असामाजिक तत्वों को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नॉलेज में मामला होने के बाद भी इन पर सख्ती से लगाम नहीं लगा पा रही है। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकालने और हाथ काटने वाले बयान की बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गए हैं कि ये जनता है, ये सब जानती है, बीजेपी की नीति और नीयत भी जानती है। कुलदीप वत्स ने कहा है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जिम्मेदाराना पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे में इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौल में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय जांगड़ी ब्राह्मण महासमाज के उप आयुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जांगड़ी ब्राह्मण महासभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही। अखिल भारतीय जांगड़ी ब्राह्मण महासभा के उप प्रधान रामतीर्थ सुथार ने कहा है कि विश्वकर्मा दिवस पर पूजा एवं हवन कार्यक्रम था, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य पंडाल के पर्दे फाड़ दिए गए। वही आरोपियों ने कातिलाना हमला किया है और सांसद की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। बीजेपी रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को बंधक बनाने को लेकर मामले में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मनीष ग्रोवर का हाथ पकड़ेगा उसका हाथ काट देंगे। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 25 साल तक चक्कर काटती रहेगी और बीजेपी राज करेगी। रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वही प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा का पुतला भी फूंका गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें मनीष ग्रोवर, अरविंद शर्मा शामिल हुए। भिवानी जिले के आदर्श गांव सुई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसका विकास ग्रामीणों ने मिलकर किया है। आदर्श गांव सुई को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माना जाने लगा है। गांव सुई में लगभग 6 किलोमीटर की पक्की ब्लॉक की गलियां हैं। गांव सुई में छोटे बड़े 8 पार्क समेत 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम यहां पर्यटकों को आकर्षित करता है। साल 2014 में स्वप्रित आदर्शन गांव सुई का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्यों को ग्रामीण को समर्पित करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र में डाप खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। दरअसल खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन बेच रही है।
किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने इस संबंध में पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने और जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो शाम में कपास की फसल किसानों के लिए इस बार आर्थिक तौर पर पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हुई है। मौसम की मार की वजह से प्रकोप ने फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें नष्ट हुई कपास की फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई कर सकें। सोनीपत में शुगर मिल पर पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुगर मिल का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंची जाएगी और शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पेराई सत्र की सुविधा ले सकेंगे। समय से पहले पेराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल का पेराई सत्र मई जून तक खींच जाता है तो उस समय चीनी के रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफ़ी कम हो जाते हैं। सोनीपत शुगर मिल की पेराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना है और शुगर मिल ने पिछले पेराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज़्यादा गन्ने की पेराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। छठ पर्व से चंद रोज पहले विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट सूख गए हैं और ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। छठ पर्व के 2 दिन रह गए हैं और ऐसे में ब्रह्म सरोवर के एक हिस्से के घाटों से पानी निकाल दिया गया है। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोग सहित छठ पर्व समिति में गहरा रोष है। छठ पर्व पूर्वांचल समाज के लोगों का दीपावली भी महत्वपूर्ण पर्व होता है और ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोग छठ पर्व को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। दिल्ली के बाद छठ के महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। छठ का पर्व खासतौर से पूर्वांचल के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में घनुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। लोगों ने बताया कि छठ का पर्व यहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण पर्व छठ को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों ने पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाने का निर्णय लेते हुए दिल्ली पुल पर सिरसा मेजर नहर की सफाई का कार्य जोर शोर से आरंभ कर दिया है। गुरुग्राम के केंद्र विहार में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। चित्रांश समाज के लोग इस दिन कलम नहीं छूते हैं। लोग अपने अपने घरों में भी चित्रगुप्त भगवान के चित्र की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर ये अपने साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर घाटे की पूर्ति की मांग भी भगवान चित्रगुप्त से करते हैं। रतिया में डीसी महावीर कौशिक के नंबरदारों और निगरानी कमेटी और किसानों के साथ बैठक की है, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने से हवा में घुलकर धुआं जहरीली हो जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंध के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई है। फतेहाबाद जिले में लगभग 60% धान की कटाई हो चुकी है और 40% धान की कटाई बाकी रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंध के बारे में जागरूक किया जाए और समझाए जो सरकार की तरफ से पराली प्रबंध के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनका प्रयोग करें। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं।
रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पटाखों ने शहर की हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया, जिसके कारण काफी गाड़ियां लेट चल रही है। पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जो आसमान में छा चुका है और आमजन इससे बेहद ज्यादा परेशान है। फरीदाबाद की आबो हवा बद से बदतर हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के पार। दिवाली के बाद गुरुग्राम में हवा जहरीली हो गई है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच चुका है, लेकिन आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन का चादर देखने को मिला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे हवा खराब होती जा रही है। दिल्ली में अभी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 436 के पार। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 286, जबकि PM 10 का स्तर 412 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में शनिवार को औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 रहा। सोनीपत के खरघोड़ा खाड़ा बाईपास के पास एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसकी तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच पड़ताल शुरू की। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो वही आरोपी ने मां बेटी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर पहुंच गई और आरोपी के चुंगल से उसे बचाया। वही पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वे महिला थाना पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उसे धमकाया गया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए और जो शिकायत उसने दी है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। सोहाना दमदमा रोड पर निजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों के साथ साथ बेजुबान पशुओं को भी भुगतना पड़ा। कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढों में भी बीती रात एक सांड गिर गया, जिससे आसपास के लोगों ने जेसीबी की मदद से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रही। इस मामले में लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत सोहाना थाने में दी है। काफी समय से लोग इन गड्ढों की शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। पलवल रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मैनहोल लोगों के घायल होने का सबब बनता जा रहा है। इस गड्ढे में गिरने से कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद की नजरें इस गड्ढे पर नहीं पड़ रही हैं। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से गोदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की माने तो लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। वही वारदात को अंजाम देने में जीजा साले के अलावा उनका एक साथी भी शामिल है। वारदात के बाद पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए एक आरोपी अपने ससुराल पानीपत तो वही दूसरा आरोपी पटियाला फरार हो गया। तीनों आरोपियों को पुलिस की CIA टीम ने काबू कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। करनाल में दीपावली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। फिलहाल किराए पर उत्तम नगर इलाके में रहता था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि हत्या की असली वजह पता चल सके।
गोहाना उपमंडल के बोरदा थाना अंतर्गत गांव मदीना में एक विवाहिता की चाकू और पत्थर मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। शुक्रवार को महिला का शव एक मकान में पड़ा हुआ मिला। हत्या की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक महिला की पहचान नीतू के रूप में हुई है। मृतक ने पहले पति की मौत के बाद दिनेश से दूसरी शादी की थी और लव मैरिज था। नीतू अपने पहले पति सुंदर दिल्ली निवासी की मौत के बाद दिनेश से उसने शादी की। दिनेश के साथ नीतू के पहले पति के 3 बच्चे थे, जिस पर बच्चों के साथ रहने पर विवाद हुआ था और दिनेश ने अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। पानीपत सोनोली रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और टक्कर में बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर सड़क हादसा हो गया है, जहां अज्ञात वाहन चालक ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। गोहाना में भंडेरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल। वही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। अंबाला में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर हमलावरों ने तलवार और डंडों से हमला कर दिया है, जिसमें दुकान मालिक सहित एक अन्य लड़का घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस आगे की जांच में जुटी। अंबाला के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल में दवाई खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके बाद सुप्रिंटेंडेंट की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 12,432 नए केस सामने आए। 526 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। एक्टिव केस 46,000 के पार है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 मामले सामने आए। 14 की मौत हुई। 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 239 नए केस सामने आए। 2 की मौत हुई। प्रदेश में 2032 एक्टिव केस। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समापन हो गया है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। T20 विश्व कप में आज का दिन बेहद अहम है। अबू धाबी में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम तय होगी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ये खेल खेला जाएगा, जो दोपहर 3:30 बजे शुरू हो जाएगा, जबकि टॉस 3 बजे होगा। इस मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। टीम ने अभी तक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी न्यूजीलैंड की ताकत है। ट्रेंट बोल्ट और एडम मिलन लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर की बात करें तो ईश सौड़ी ने भी अब तक अच्छा प्रदर्शन किया। वही अफगानिस्तान को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है। अपने स्पिन अटैक की बदौलत टीम किसी भी बड़ी टीम को हराकर उलटफेर कर सकती है। पिछले कुछ साल में अफगानिस्तान का प्रदर्शन लगातार सुधरा है। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन है। अजीत डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा घर में रिलीज हो गई है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। फिल्म ने विदेशों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और देश में 4000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया।